कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक गॉडेस का स्टैचू दिखाया जाता है, यानी कि एक देवी की मूर्ति को दिखाया जाता है जो कि अनाज और दौलत का सिंबल थी और ये दुनिया का मानने का एक जरिया था कि वो अपनी दौलत को पैदा करती और बांटती है। और अब इस मूवी में ऐसा माना जाता है कि जब ये दुनिया नहीं बनी थी तो इस देवी ने बहुत सारे बच्चों को जन्म दिया, यानी कि पैदा किया था। यहाँ पर जो इसका पहला बेटा हस्तर था जिससे वो बहुत ज्यादा प्यार करती थी, लेकिन वो इसकी सारी दौलत, अनाज और इसकी पावर्स को खुद लेना चाहता था। उसने अपनी माँ से सारा सोना तो ले लिया, लेकिन जब वो बाकी अनाज को लेने लगा तो उसके बाकी बहन भाइयों ने उस पर अटैक कर दिया और उन लोगों ने अनाज को बचा लिया। और यहाँ पर उसके बहन भाई उसे मारने ही वाले थे, लेकिन जो हमें मूवी के स्टार्ट में दिखाई जाने वाली मूर्ति है उसने उसको बचा लिया। पर अब उसकी लालच की उसको ये सजा मिली कि कोई भी वहाँ पर उसकी पूजा को नहीं करेगा। और सालों गुजर जाते हैं और वो अपने बेटे को अपने अंदर छुपा कर रखती है। अब वो जगह तुम्बाड़ जहाँ पर उस मूर्ति ने अपने बेटे को अपने साथ रखा हुआ था, तभी वहाँ पर वो लोग उस जगह को टेम्पल बना देते हैं और वो हस्तर की पूजा करने लगते हैं, जिसकी पूजा यानी कि इबादत करने से मना किया गया था। क्योंकि सब लोग अब उसकी पूजा करने लग गए थे तो ये देखते हुए उनके बाकी देवताओं को यानी कि बाकी गॉडेस को गुस्सा आ जाता है। इस वजह से जिस जगह पर हस्तर का टेम्पल बनाया गया था, अब वहाँ पर बाकी देवताओं ने उस गाँव को कर्ज में ले लिया और अब इस वजह से उस गाँव में बहुत ज्यादा बारिश शुरू हो गई जो कि कभी नहीं रुक रही थी। और अब काफी साल गुजर जाने के बाद हमें इस गांव तुम्बाड़ में एक औरत को दिखाया जाता है। अब वो औरत एक सरकार के बाड़े में आती है और यहाँ पर एक ही पंडित जिंदा था जिसका नाम था सरकार, इसीलिए इस जगह को सरकार का बाड़ा कहा जाता था। यहाँ पर आकर वो सरकार से गोल्ड का कॉइन मांगती है, लेकिन सरकार उसको जवाब देता है कि ये कॉइन ऐसे नहीं मिलता, इसके लिए कुछ न कुछ करना पड़ता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है उस औरत के दोनों बेटों की तरफ। इसके बड़े बेटे का नाम विनायक राव और छोटे बेटे का नाम सदाशिव राव था और यहाँ पर दोनों बेटे अपनी माँ का इंतजार कर रहे होते हैं क्योंकि वो रोजाना उस सरकार के पास जाया करती थी और आज वो काफी ज्यादा लेट हो गई थी। और यहाँ पर इसके दोनों बेटे आपस में बात करते हैं कि दादी को खाना कौन देगा। बेसिकली इनके घर में एक बुढ़ी औरत रहती है जिसको ये सब लोग दादी कहते थे और उस दादी की एज बहुत ज्यादा थी और उनकी पूरी बॉडी बुरी तरह से खराब हो चुकी थी। इसके बाद उसके दोनों बेटे दरवाजा खोलकर घर के अंदर आ जाते हैं और थोड़ी ही देर बाद उनकी माँ भी आ जाती है। तभी उसका बेटा अपनी माँ से पूछता है कि क्या आपको गोल्ड का कॉइन मिला है। यहाँ पर सीन शिफ्ट होता है और उन सबको पता चलता है कि सरकार की डेथ हो गई है। वो लोग उस सरकार का फ्यूनरल करते हैं। इसके बाद वो औरत अपने बेटों से कहती है कि वो लोग यहाँ पर नहीं रहेंगे। तो आप सभी लोग जानते हैं कि ये कहानी हमें बहुत ही पुरानी दिखाई गई है। उस वक्त में गाड़ी या मोटरसाइकिल नहीं हुआ करते थे, तभी ये औरत अपने बेटों को दूसरे शहर जाने का कहती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है और हमें दिखाया जाता है कि उसका एक बेटा दरख्त की टहनी पर बैठा हुआ था, तभी वो अचानक वहाँ से गिर जाता है और बहुत ज्यादा जख्मी हो जाता है। तभी उसका दूसरा भाई विनायक राव अपनी माँ को बुलाने के लिए जाता है और उसकी माँ उसको वैद्य के पास लेकर चली जाती है। तभी उसका बेटा विनायक राव उससे पूछता है कि अगर दादी को भूख लगे तो मैं उसको क्या कहूँ। तभी विनायक राव की माँ उसको कहती है कि उसको खाना दे देना और अगर इससे ज्यादा वो तंग करे तो उसको कह देना दादी सो जा वरना हस्तर आ जाएगा। और इसके बाद सेम ऐसे ही होता है और फिर अचानक से उसकी दादी उसको कहती है कि क्या तुम्हें खजाना चाहिए। तभी विनायक लालच में आकर उसके दरवाजे के पास चला जाता है कि शायद दादी खजाने का रास्ता बता दे। जब विनायक अंदर आता है तो दादी उसको कहती है कि सरकार के बाड़े में खजाना है। इससे पहले विनायक कुछ और पूछता दादी उस पर अटैक कर देती है और दादी उसको पकड़कर मारने लगती है और कहती है कि आज मैं तुम्हें खा जाऊंगी। और विनायक यहाँ पर उस नाम को याद करने की बहुत कोशिश करता है जो उसकी माँ उसको बता कर गई थी और दादी विनायक को खींचकर उसकी गर्दन काटने के लिए उसको अंदर ले जाती है। और फाइनली यहाँ पर विनायक को वो वर्ड याद आ जाता है जो उसकी माँ कहकर गई थी, सो जा दादी नहीं तो हस्तर आ जाएगा। और ये सुनते ही दादी सो जाती है और तभी वहाँ पर विनायक की माँ भी आ जाती है। विनायक अपनी माँ से अपने भाई के बारे में पूछता है और उसकी माँ कुछ नहीं बताती क्योंकि विनायक का भाई मर चुका था। और उसकी माँ अब उसको कहती है कि हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। और सुबह होते ही ये लोग एक बोट में बैठकर दूसरे शहर के लिए रवाना हो जाते हैं। और अब विनायक फिर से अपनी माँ से उस गोल्ड कॉइन के बारे में पूछता
पूछता है। तभी उसकी माँ विनायक को एक गोल्ड कॉइन दे देती और विनायक अपनी माँ से कहता है कि अगर हम दादी को खाना नहीं देंगे तो वो ऐसे ही शायद भूखा रहकर हमें खजाने के बारे में बता दें। लेकिन उसकी माँ यहाँ पर उसको चुप करवा देती है और अपनी कसम देती है कि वो आज के बाद इस तुम्बाड़ गाँव में नहीं आएगा। शायद उसकी माँ ने अपने बेटे को खोकर अपनी लालच का सबक सीख लिया था। इसके बाद हमें 15 साल बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम ये देखते हैं कि विनायक अब बड़ा हो गया था और वो दोबारा से तुम्बाड़ गाँव में आता है, क्योंकि शायद आज भी उसके दिल में इस बात का लालच था जिस खजाने के बारे में उसकी दादी ने उसको बताया था। इसीलिए वो सबसे पहले अपने घर आता है और देखता है कि दादी आज भी जिंदा हैं, लेकिन उनसे एक बहुत ही बड़ा दरख्त बन गया है। और विनायक फिर से अपनी दादी से उस खजाने के बारे में पूछता है और वो कहता है कि दादी अगर आप मुझे खजाने के बारे में बता दें तो वो खजाना हम दोनों आपस में बांट लेंगे। उसकी दादी उसको कहती है कि अब मुझे कुछ भी नहीं चाहिए और अब मैं और ज्यादा जीना नहीं चाहती। तर अपनी दादी से डील करता है कि आप मुझे खजाने के बारे में बता दें और मैं आपको आपकी जान से आजाद कर दूंगा। तभी उसकी दादी उसको बताती है कि कई साल पहले की बात ही है कि मैं कुएं में उतरने में माहिर थी और अब फाइनली विनायक को पता चल जाता है कि खजाना कुएं में है और अब वो उस जगह का भी पता लगा लेता है कि जिस जगह पर वो कुआं था और वो उस कुएं में उतरने की प्रैक्टिस भी कर लेता है। लेकिन वहाँ से खजाना कैसे लाना है ये बात उसको अभी भी पता नहीं चलती। और फिर विनायक दोबारा दादी के पास आता है और दादी उसको सारा राज बता देती है। इसके बाद विनायक दादी समेत अपने घर को आग लगा देता है क्योंकि उसने दादी से वादा किया था। और अब जब वो एक गोल्ड की कॉइन को लेकर अपने घर वापस आता है तो देखता है कि उसकी बीवी ने एक छोटा सा कारोबार शुरू किया है। वो अनाज पीस कर बेचती है और यहाँ पर विनायक अपनी बीवी को कहता है कि मैं तुम्हें रानी बना दूंगा। अब हमारे पास बहुत ज्यादा पैसे आने वाले हैं और हमारे यहाँ पर दिन बदल जाएंगे और हम बहुत ज्यादा अमीर होने वाले हैं। और फिर विनायक अगले दिन अपनी हालत को ठीक कर उस पंडित के पास आता है जिससे उसने कर्जा लिया था। वो उसको वो गोल्ड की कॉइन दिखाता है और उससे पूछता है कि ये कितने पैसे की है और यहाँ पर विनायक अपना कर्ज वापस कर देता है जो उसने पंडित से लिया था। और अब विनायक इसी तरह कुछ दिन बाद तुम्बाड़ गाँव जाता और वहाँ से कुछ गोल्ड की कॉइन्स लेकर आ जाता और उनको शहर में आकर बेच देता था। इसी तरह वो दिन ब दिन अमीर होता जा रहा था और इसी तरह विनायक का घर भी बदल गया था और उसकी कंडीशन भी काफी अच्छी हो गई थी। और अब उस पंडित के दिल में भी लालच था जिसके पास से विनायक ने कुछ पैसे लिए थे और अब वो पंडित विनायक के पास जाता है और उसको कहता है कि वो उसे अपने काम में हिस्सेदार बना ले। लेकिन विनायक उस पंडित की बात को नहीं मानता। अब उस पंडित के दिल में लालच था कि वो भी तुम्बाड़ गाँव जाकर गोल्ड की कॉइन्स को लेकर आए। तभी वो पंडित 2 दिन के लिए एक औरत को पैसे देता है कि वो विनायक के साथ रहे, तभी वो तुम्बाड़ गाँव जाकर उस खजाने का पता करेगा। लेकिन वो लड़की और ज्यादा पैसों के लालच में विनायक को सब कुछ बता देती है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है तुम्बाड़ गाँव की तरफ। वहाँ पर हम पंडित को देखते हैं जो अब तुम्बाड़ गाँव में पहुँच गया था। इसके पीछे ही विनायक भी आ जाता है जिसकी नजर सिर्फ पंडित पर थी। लेकिन विनायक जानबूझकर उस पंडित को सब कुछ दिखाता है कि वो किस वक्त क्या करता है। और वो पंडित देखता है कि विनायक एक कुएं में उतरता है और उसके कुछ देर बाद वहाँ से बहुत ज्यादा गोल्ड की कॉइन्स लेकर आ जाता है और अब वो पंडित भी ऐसा ही करता है। इसके बाद पंडित कुएं में उतरकर काफी आगे जाता है क्योंकि रास्ता बहुत ही ज्यादा तंग था और इस कुएं की दीवारें रेड कलर की थी और यहाँ पर साफ महसूस हो रहा था कि कोई सांस ले रहा है। और यहाँ पर पंडित एक छोटे से ट्रंक को देखता है। जब वो खोलता है तो उसमें एक छोटी सी आटे की गुड़िया निकलती है। वो जब उस गुड़िया को पकड़ता है तो तभी हस्तर को अनाज की खुशबू आ जाती है। अब वो हंसकर उस गुड़िया के साथ ही पंडित को भी खा जाता है। इसके थोड़ी देर बाद ही वहाँ पर विनायक आ जाता है और वो देखता है कि पंडित का भी वही हाल था जो उसकी दादी का था। लेकिन पंडित ने कभी शायद विनायक की मदद की थी, इसीलिए वो उसकी मदद करता है और उसको उसकी जान से आजाद कर देता है क्योंकि शायद वो बहुत ज्यादा दुख में था। बेसिकली यहाँ पर एक वरदान था क्योंकि इंसान कभी भी हमेशा जिंदा नहीं रह सकता। लेकिन हस्तर का ये कर्ज था कि कोई भी जब उसकी जगह पर आएगा या वो उसको काट लेगा तो वो इंसान हमेशा के लिए जिंदा हो जाएगा। लेकिन हमेशा जिंदा रहने के साथ ही उस इंसान की बॉडी पूरी तरह से खराब हो जाएगी, जैसे कि हमें स्टार्ट में दादी की बॉडी को दिखाया गया था या फिर अब इस पंडित की बॉडी को दिखाया गया है। इसके बाद आगे कहानी शिफ्ट होती है कुछ साल बाद। हम यहाँ पर देखते हैं कि विनायक का एक बड़ा बेटा है जिसका एक पाँव खराब था और विनायक अपने ही घर में अपने बेटे को एक छोटा सा वर्क स्टेशन बना कर देता है जहाँ पर वो कुएं में नीचे उतरने की प्रैक्टिस करता है और रोज
रोजाना इस बात को नोट करता है कि उसने ये काम कितने सेकंड या कितने वक्त में पूरा किया। और अब यहाँ पर गवर्नमेंट ने उस गांव को अपने अंडर लेने का फैसला कर लिया था। और अब जब ये बात विनायक को पता चलती है तो वो बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है कि अब वो कैसे वहाँ पर जाकर गोल्ड की कॉइन्स को लेकर आएगा, क्योंकि विनायक अब बूढ़ा होता जा रहा था। इसीलिए अब वो अपने बेटे को इस चीज की ट्रेनिंग देना स्टार्ट करता है। और अब विनायक अपने बेटे को लेकर तुम्बाड़ गाँव आ जाता है और उसको यहाँ पर लाकर आटे की गुड़िया बनाना भी सिखाता है और कहता है कि तुम आटे की गुड़िया में थोड़े से पत्थरों को भी शामिल कर देना, क्योंकि हस्तर खाते हुए काफी टाइम लगाएगा और चोरी करने में भी वक्त मिल जाएगा। अब विनायक और उसका बेटा जब कुएं के अंदर जाते हैं तो विनायक का बेटा अपने पास गलती से एक आटे की गुड़िया को रख लेता है, जिसे देखकर हस्तर वहाँ पर फौरन आ जाता है। इसके बाद विनायक और उसका बेटा ऊपर आ जाते हैं और विनायक अपने बेटे को डांटता है, लेकिन विनायक के बेटे ने वहाँ से एक गोल्ड की कॉइन्स को उठा लिया था। इसके बाद विनायक का बेटा कहता है कि हम हस्तर को एक ही गुड़िया देते हैं, अगर इसी तरह हम हस्तर को बहुत ज्यादा आटे की गुड़िया दें तो वो उनको खाने में बिजी हो जाएगा और हम बहुत सारा गोल्ड वहाँ से ला सकते हैं। और फिर अगले दिन विनायक और उसका बेटा अपने प्लान पर इम्प्लीमेंट करते हैं। इसके बाद विनायक और उसका बेटा बहुत ज्यादा आटा लेकर तुम्बाड़ गाँव की तरफ चले जाते हैं और वो दोनों उस कुएं के बाहर बैठकर बहुत ज्यादा गुड़िया बनाते हैं। और अब वो जैसे ही कुएं में उतरते हैं वो ट्रंक के इर्द गिर्द आटे का घेरा बना देते हैं, जिसकी वजह से हस्तर उनके करीब नहीं आ सकेगा और वो बहुत सारी गुड़िया को वहाँ पर फेंक देते हैं। और वो जैसे ही इन गुड़िया को फेंकते हैं तो जितनी ज्यादा गुड़िया होती हैं वहाँ पर उतने ज्यादा हस्तर आ जाते हैं, लेकिन जो उन लोगों ने आटे का दायरा बनाया था उसके पास हस्तर नहीं आ सकता था, क्योंकि उसका रीजन ये था कि हस्तर ने अपनी माँ से सारी दौलत ले ली थी, लेकिन जब वो अनाज लेने लगा था तो उसके भाइयों ने उस पर अटैक कर दिया था और उसके ऊपर इस बात का कर्ज था कि वो अनाज को अपने हाथों से नहीं ले सकता। तो यहाँ पर तो अनाज हस्तर को इंसान खुद दे रहे थे, तो वो इतने साल के बाद उस अनाज को क्यों ना खाता, और इसी वजह से वो उस दायरे को पार नहीं कर सकता था। और अब काफी रात हो चुकी थी। विनायक और उसका बेटा उसी दायरे में वो इस बात का इंतजार कर रहे थे कि जैसे ही गुड़िया खत्म हो हस्तर की तादाद भी खत्म हो जाएगी, लेकिन उनके पास एक और बड़ी गुड़िया पड़ी थी। अब विनायक उस बड़ी गुड़िया से छोटी छोटी गुड़िया बनाकर अपनी बॉडी पर बांध लेता है, क्योंकि यहाँ पर दोनों में से एक का सेक्रीफाइस करना जरूरी था। तो विनायक इसीलिए अपने आप को सेक्रीफाइस कर देता है और अपने बेटे को बचा लेता है। और अब वो खुद ब खुद उस कुएं से बाहर आ गया था। तो जैसे ही हस्तर विनायक के पीछे जाते हैं और इस घेरे से टच होकर सभी हस्तर मर जाते हैं और फाइनली ऐसा मोमेंट आता है कि यहाँ पर सभी हस्तर खत्म हो गए थे और अब विनायक का बेटा भी उस कुएं से बाहर आ जाता है। और फिर जब वो कुएं से आकर अपने फादर को देखता है और अब विनायक की भी वही हालत हो चुकी थी जो कि उसकी दादी और उस पंडित की थी। और यहाँ पर वो अपने बेटे को गोल्ड की कॉइन्स की एक थैली देता है। विनायक अपने बेटे से कहता है कि तुम्हें यही सब चाहिए था, लेकिन तभी विनायक के बेटे को उसकी कही हुई बात याद आती है कि हमें ऐसी जिंदगी का क्या फायदा, हम हस्तर के वरदान से जिंदा तो हो जाएंगे लेकिन ऐसी जिंदगी का क्या फायदा जो बहुत ज्यादा दुख और तकलीफ में हो। और यहाँ पर यही सब सोचकर वो अपने फादर की बॉडी को जला देता है। और इस मूवी से हमें ये मॉरल मिलता है, ग्रीड इज अ कर्स, लालच बुरी बला है। और यहीं पर मूवी एंड हो जाती है।